इस देश में एक ऐसा प्रधानमंत्री आया है जिन्होंने एक देश का, जिसे कहते हैं ना, विमर्श, पूरा नैरेटिव जिसे कहते हैं, पॉलिटिक्स कह लो या अपनी आगे वाली प्रोजेनी हो गई या आने वाले फ्यूचर के लिए जो सोचता है वो पूरा चेंज कर दिया। क्योंकि दुख लगता है इस बात को देखकर, देश की बर्बादी करने के लिए जिनकी कोई जवाबदेही नहीं है, जो कभी प्रेस मीडिया को हैंडल नहीं करेंगे, जिन्होंने हर उठती आवाज़ को बंद करने की कोशिश की है। ये कहते हैं ना डिक्टेटर, जिसे कहते हैं ट्रू डिक्टेटर, जो अपनी दहशत फैलाकर राजनीति करना, ये वो राजनीति है। आपने भली भांति देखा होगा नवदीप कौर के साथ क्या हुआ। जब आप हर जगह झूठ दिखा रहे हो, लोग प्रताड़ित हैं, युवा प्रताड़ित है, किसान प्रताड़ित है, ये इस देश में हर एक इंसान जो इस सत्ता से प्रताड़ित है, आप सच नहीं दिखा रहे हो और आप झूठ दिखा रहे हैं। तो जिनके अंदर रीढ़ की हड्डी जिंदा है, जिनके अंदर रीढ़ की हड्डी है, और जो लोग ये सोचते हैं कि नहीं, इंसान हूं मैं, इंसानियत, मेरे देश के लोग परेशान हैं, मैं झूठ दिखाना नहीं चाहता। मैं सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है। ये वीडियो है एबीपी न्यूज़ के एक पत्रकार रक्षित सिंह का, जिन्होंने किसान आंदोलन के मंच से सार्वजनिक तौर पर इस्तीफा दे दिया और ये कहा कि वो सच दिखाना चाहते हैं। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि किसी पत्रकार ने सच ना दिखा पाने की वजह से इस्तीफा दिया हो। कुछ ऐसी घटनाएं हमारे सामने उभर कर सामने आ जाती हैं तो कुछ नहीं भी आ पाती, लेकिन चैनलों में चल रहे इस झूठ के व्यापार को कई बार बेपर्दा किया जा चुका है। नमस्कार, आप बहुजन टीवी देख रहे हैं और मैं आपके साथ प्राची हूँ। रक्षित सिंह के इस्तीफे के मामले को पेशावर कांड से जोड़कर देखा जा सकता है, जिसमें उत्तराखंड के अमर सेनानी राम सिंह गढ़वाली ने निहत्थे आंदोलनकारियों पर गोलियां चलाने से मना कर दिया था। ये उस दौर की बात है जब देश में पूर्ण स्वराज का आंदोलन चल रहा था। गांधी जी ने दांडी मार्च की शुरुआत की थी और इसी बीच भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के फांसी दिए जाने पर पूरे देश में उबाल था। इसी कड़ी में पेशावर में 23 अप्रैल 1930 को एक विशाल जुलूस निकला, एक विशाल जुलूस जिसमें महिलाएं, बच्चे, बूढ़े सब शामिल थे। अंग्रेजी सरकार ने इस जुलूस को नियंत्रित करने के लिए रॉयल गढ़वाल राइफल्स को भेजा। अंग्रेजी कमांडर के आदेश पर इन सभी प्रदर्शनकारियों को घेर लिया गया और गढ़वाली सैनिकों को जुलूस को तितर-बितर करने को कहा गया। प्रदर्शनकारी हटने को तैयार नहीं थे तो अंग्रेजी कमांडर ने आदेश दिया, गढ़वालीस ओपन फायर। और इसके बाद एक और आवाज आई और वो आवाज थी सीज फायर की। ये आवाज चंद्र सिंह गढ़वाली की थी, जिन्होंने पूरी बटालियन को रोक दिया था निहत्थे आंदोलनकारियों पर गोली चलाने से। इस बगावत के इनाम में चंद्र सिंह गढ़वाली सहित उनके अन्य बटालियन के सैनिकों को नौकरी से निकाल दिया गया और राजद्रोह का मुकदमा चला। इसके साथ उनकी संपत्तियां भी जब्त कर ली गईं। लेकिन आज राम सिंह गढ़वाली का नाम स्वर्णिम अक्षरों में लिखा हुआ है। रक्षित सिंह के साथ भी शायद कुछ ऐसा ही हुआ था, कुछ ऐसा ही जब सीनियर एडिटर्स के दबाव में आकर उसे किसानों को आतंकवादी या खालिस्तानी लिखना पड़ा होगा, जब ना चाहते हुए भी किसानों के विरोध में पैकेजेस बनाने पड़े होंगे, जब ग्राउंड पे सारी सच्चाई देखने के बावजूद उसे गलत रिपोर्टिंग करनी पड़ी होगी, तब शायद रक्षित सिंह ने घुटन से भर करके उन तमाम धारदार हथियारों को, उन तमाम धारदार बाढ़ों को वापस ले लिया होगा और सीज फायर का आदेश दिया होगा। तब किसानों के खिलाफ लिखने वाली कलम एकाएक रुक गई होगी और स्याही एकदम से सूख गई होगी। रक्षित सिंह ने अपने इस्तीफा देते हुए यह भी कहा था कि उनके ऊपर परिवार की जिम्मेदारियां हैं, अपने पारिवारिक जिम्मेदारियों की बात की थी। शायद इन्हीं जिम्मेदारियों की वजह से न जाने कितने रक्षित सिंह खामोश रह जाते हैं। और सवाल ये उठता है कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को उखाड़ फेंकने वाले लोग लोकतंत्र की रक्षा आखिर कैसे करेंगे? गोदी मीडिया बन चुके चैनल पत्रकारिता कैसे करेंगे? सवाल करने वाले ही जब पक्षकारिता करने लगे तो फिर सवाल कौन करेगा? इसी कड़ी में आइए पत्रकारों से बात करते हैं, लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर इस पूरे मामले पर उनका क्या कहना है। तो हमारे साथ फिलहाल डॉक्टर ऋतु हैं और ऋतु जी, आपसे जानना चाहती हूँ, अभी जिस तरह से गोदी मीडिया का सच कई बार हमारे सामने आ चुका है और एक और बार सामने आया है, जिस तरह एबीपी न्यूज़ के एक पत्रकार ने सार्वजनिक तौर पर इस्तीफा दिया, इस पर आप क्या सोचती हैं? देखिए, कहावत आपने भी सुनी होगी, इफ़ यू आर न्यूट्रल इन द सिचुएशन ऑफ इनजस्टिस यू हैव चोजन द साइड ऑफ एन ऑप्रेसर। एंड अभी भी अगर आप देखें, इस तरह की चीज़ें देख के ऐसा लगता है कि जिन लोगों के अंदर रीढ़ की हड्डी लिटरली है ना, जो स्पाइनलेस नहीं है, वो इस तरह के लोग होते हैं। आप
इतना आप देख ही रहे हैं कि पिछले 2014 से, मैं नहीं कह रही कि पहले बहुत अच्छा हुआ है, लेकिन जो प्रताड़ना, जो लोगों के हक छीने और जो झूठ कोई इतना सच बना बना के उस गोदी मीडिया ने एक जर्नलिज्म का, पूरा जर्नलिस्ट होने का अस्तित्व ही, एक पूरा नैरेटिव ही बदल डाला कि जर्नलिस्ट क्या होते हैं। आप जर्नलिस्ट, आप बेहतर जानते होंगी। बहरहाल ये बहुत अच्छी बात है कि आप लोग सच दिखाते हैं और आप लोग सर उठा के चलते हैं। और आपने उन गद्दारों को, उन दलालों को, जिनकी जेबें जो हैं इनके कॉरपोरेट घरानों से, इस सत्ता में बैठे लोग जो हैं उनसे भरती हैं। आपने देखा होगा कि जब वो वहाँ जाते हैं जहाँ पे सच का प्रचार चल रहा होता है, जहाँ पे हकों की बात चल रही होती है, जहाँ पे आप सच के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, प्रोटेस्टर्स हैं, आप अब सरकार से अपनी मांग के लिए लड़ रहे हैं, तो जब आप उन सड़कों पे जाते हैं और आप देखते हैं इन पत्रकार जो ये चोरी करते हैं आकर, जैसे आपने अभी ही सिंघू बॉर्डर पे जी न्यूज़ का जो देखा था चाल चलन कि पूरी चैट वायरल हुई, दिखाया गया कि आप ऐसी जगहों की पिक्चर्स लो जहाँ पे लोग नहीं हैं, जहाँ पे प्रोटेस्टर्स ना दिखे, खाली मैदान की ले लो या लंगर ले लो, जहाँ पे लोग कम हैं। जब आप हर जगह झूठ दिखा रहे हो, लोग प्रताड़ित हैं, युवा प्रताड़ित है, किसान प्रताड़ित है, ये इस देश में हर एक इंसान जो इस सत्ता से प्रताड़ित है, आप सच नहीं दिखा रहे हो और आप झूठ दिखा रहे हैं। तो जिनके अंदर रीढ़ की हड्डी जिंदा है, जिनके अंदर रीढ़ की हड्डी है, और जो लोग ये सोचते हैं कि नहीं इंसान हूँ मैं, इंसानियत, मेरे देश के लोग परेशान हैं, मैं झूठ दिखाना नहीं चाहता, मैं सच को दिखाना चाहता हूँ, ये सच है, और ऊपर से सत्ता का प्रेशर आता है कि आप ये ना दिखाएं। और अगर उन लोगों के अंदर उनका ज़मीर बाकी है तो वो इस तरह के लोग निकलेंगे। जिसने 12 लाख का पैकेज अपना ठुकरा दिया, आज के टाइम पे जहाँ रोज़गार नहीं है, नौकरी नहीं है, 2014 से इस देश में इतना बुरा हाल हो चुका है कि जहाँ जिस चीज़ की जीएसटी की उस समय कोई ज़रूरत नहीं थी, आप वो ले आए। नोटबंदी की ज़रूरत नहीं थी, आपने वो कर दिया। आपने ऐसे कारनामे आधी रात को कर दिए जो इस देशवासियों को नहीं चाहिए थे। आपने किसानों को, अन्नदाता को नहीं छोड़ा। ऐसे 3 बिल ले आए जिनका मुनाफा, जिनका फ़ायदा आपको होगा। तो मुझे लगता है जब आप एक्टिविस्ट को, स्कॉलर्स को, हर बोलने वाले लोगों को उठा के जेल में डाल रहे हो, ऐसी हिम्मत की बात करना, इसे कहते हैं इनकलाब, इसे कहते हैं रेवोल्यूशन, इसे कहते हैं एक नया होप, एक नई उम्मीद कि नहीं आप डरा लो, धमका लो, कुछ नहीं होने वाला। लेकिन जब अंदर से वो आवाज़ आ जाती है ना कि नहीं अब और नहीं, गलत होता दिख रहा है, तो ये होता। पत्रकार रवीश कुमार ने भी इस पूरे मामले को संज्ञान में लिया है। उन्होंने एक ट्वीट भी किया है और इसके साथ एक पोस्ट भी लिखा है जिसमें उन्होंने पूरी रक्षित की जो पूरी आप बीती है वो इसमें लिखी है। उस पर आप क्या सोचती हैं, क्योंकि रवीश कुमार ने कहा है कि ये सिर्फ एक रक्षित नहीं, ऐसे तमाम रक्षित और भी हैं। बहुत बेहतरीन कहा है उन्होंने। और सच में आप देखते हैं रवीश जी को भी पत्रकारिता करते, कई बारी भावनाएं हैं, उनसे भी लोग हर्ट हो जाते हैं, बट उन्होंने अभी तक अपनी जिस तरीके से जर्नलिज्म किया है उन्होंने जोड़ के रखा है। और कहीं ना कहीं हर कोई चैनल लगा के, इवन की जो गद्दार भी हैं वो भी कभी ना कभी NDTV देखते होंगे कि यार सच क्या है देख लें। तो उन्होंने बहुत सही कहा कि ऐसे पता नहीं कितने रक्षित होंगे, रक्षित नाम है ना उनका, होंगे जो बोल नहीं पा रहे होंगे, जो डर जाते होंगे। आप देखिए देश का ये हाल कर दिया है। इन लोगों ने राजनीति सत्य से नहीं चलाई, इन्होंने डर की राजनीति चलाई है, बेईमानी की राजनीति चलाई है, जिसमें इन्होंने गुंडागर्दी भी करके दिखाई है, लोगों को डराया, धमकाया है। हर कोई बोल्ड नहीं होता, हर किसी में हिम्मत नहीं होती। मैंने बार बार हमेशा जब भी अपना पहले भी जब भी स्पीच दी है या भाषण दिया है, मैंने उसके माध्यम से ये बताने की कोशिश करी है और जागरूकता भी लाने की कोशिश करी है कि देखिए किसी के घर में हो सकता है सिंगल अर्नर हो एक इंसान और पूरा परिवार हो, माता पिता हो, बीवी हो, बच्चे हो सकता है कोई रेंटेड अकोमोडेशन पे रहता हो सकता है किसी के ऊपर लोन की जिम्मेदारी हो। बहुत गरीबी आ चुकी है हमारे देश में, लोगों के पास रोजगार नहीं है। ऐसे सिचुएशन में ये लोग इतना डरा धमका देते होंगे कि उनकी आवाज़ बंद कर देते होंगे, या उनको इस तरह की धमकी हो सकता है देते होंगे कि अंदर कर देंगे, जेल में डाल देंगे, या कोई मुकदमा डाल देंगे, या फॉल्स क्लेम्स में आपको हरास करेंगे। So there could be multiple reasons। जो लोग ऐसे, कितने लोग होंगे जो बाहर नहीं आते होंगे, कितने ऐसे लोग होंगे जो बोल नहीं पाते होंगे सत्ता के डर से, लेकिन बहुत कम लोग होते हैं जो इस तरीके से हिम्मत कर पाते हैं। तो ये एक नमूना है, दिस पर्सन हैज सेट एन एग्जाम्पल कि जब आप लड़के, आप बिना डरे निडर होकर सामने आएंगे तो सब लोग आपका साथ देंगे। और हम क्या, ऐसे बहुत सारे लोग उनके साथ देंगे जो इन्होंने ये डिसीजन लिया, हम इनके पीछे चट्टान की तरह खड़े रहेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि सच जो है वो जनता को दिखे। क्योंकि जिस तरीके से ये लोगों को बरगलाने की कोशिश करके बहका रहे हैं और सब कुछ पूंजीवादी पूंजीपतियों के हाथ में देना चाहते हैं, देश को बनाना नहीं चाहते, देश को बेचना
चाहते हैं। देश के युवाओं को एक कहते हैं ना कि सिर्फ बंधुआ मजदूर ही नहीं रह जाएंगे, पूरे देश, इस लोकतंत्र, इस आज़ाद भारत में जितने लोग हैं वो दोबारा से ये उस तरफ चला जाएगा देश जहाँ पे आप आज़ादी के लिए दोबारा तरसेंगे, आप दोबारा बंधुआ मजदूर की तरह, मजदूरों की तरह काम करने लग पड़ेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये डिसीजन बहुत बड़ी बात है, इनकी जितनी तारीफ की जाए इतनी कम है। और मैं कहती हूँ ऐसे जो लोग अभी भी बैठे हैं, जो डर जाते हैं, जिनके अंदर ये लगता है कि अगर हम बोलेंगे कुछ हो जाएगा, नहीं, अगर आप एक बारी हिम्मत करेंगे, आप डट के सामने आएंगे, क्योंकि आप संविधान, लोकतंत्र देश में आपका संविधान आपके साथ है, जो संविधान आपको हक देता है, आप उसको प्राथमिकता दीजिए, साथ रखिए, और जो हर सच्चाई की आवाज़ उठाने वाला इंसान है वो आपका साथ देगा। जी तो मेरा एक और सवाल है आपसे कि ये जिस तरह से उन्होंने सार्वजनिक तौर पर इस्तीफ़ा दिया है, उन्होंने एक बात और कही थी, उन्होंने कहा था कि इस बारे में मैं 1.5 महीने से कश्मकश में था, मैं सोच नहीं पा रहा था कि मैं क्या करूं, मेरे ऊपर परिवार की जिम्मेदारियां हैं, मेरा 4 साल का बच्चा है, उसे भी पालना है, लेकिन मैंने जब ये सोचा कि मेरा बेटा जब 20 साल का हो जाएगा तब वो मुझे क्या कहेगा कि जब किसानों का ये आंदोलन चल रहा था तो आप कहाँ खड़े थे, तो मैं उसे बोल सकूंगा कि मैं किसानों के साथ था। ये एक अपने आप में बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि किसानों का ये आंदोलन अब जन आंदोलन बन चुका है, और इस तरह का जो इस्तीफा, इस तरह की जो बगावत देखने को मिल रही है वो स्वतंत्रता के समय हुई थी या तो अब हो रही है, तो इसको आप कैसे देखती हैं? ये मुझे तो अभी आपकी बात सुनते सुनते एक एहसास हुआ कि जैसे हमारे माँ बाप मेहनत क्यों करते हैं, कोई भी मेहनत क्यों करता है कि हम अपने बच्चों को लिए अच्छा भविष्य छोड़ के जाएं, या हमारे दादा परदादा ने इस तरीके की मेहनत की होगी कि हम इनके लिए अच्छा कुछ छोड़ के जाएं। किसानों की बात करें तो उन्होंने इतनी मेहनत की होगी कि आज उनके बच्चे भी किसान हैं, फसल लगा रहे हैं, ज़मीनों को संभाल रहे हैं। इस देश में एक ऐसा प्रधानमंत्री आया है जिन्होंने एक देश का, जिसे कहते हैं ना, विमर्श, पूरा नैरेटिव जिसे कहते हैं, पॉलिटिक्स कह लो, या अपनी आगे वाली प्रोजेनी हो गई, या आने वाले फ्यूचर के लिए जो सोचता है वो पूरा चेंज कर दिया। क्योंकि दुख लगता है इस बात को देखकर कि मतलब वही चीज़ होगी, माँ बाप के एग्जाम्पल से याद आ गया कि उन्होंने अपने बच्चों ये किसके लिए कर रहे हैं, ये देश की बर्बादी कर रहे हैं, क्योंकि इनको कोई डर नहीं है, आगे कुछ नहीं है, पीछे क्या है वो किसी ने कभी देखा नहीं, अपने सच को, झूठ को आप कैसे छुपा कर बैठे और पूरी दुनिया को गुमराह कर रहे हैं। तो वो एक इतनी भावनात्मक सी बात है ये कि उन्होंने कहा कि मैंने 1 महीने से, जैसे रक्षित ने कहा कि असमंजस में था कि करूं या ना दूं, परिवार कैसे पलेगा, ये बहुत बड़ा डिसीजन है। और ये हमारा मतलब पहला, मैं कहती हूँ, देश का प्रधानमंत्री ऐसा रहा होगा जिनके आगे पीछे कुछ नहीं, जो एक एजेंट की तरह इस देश में आ चुके हैं देश की बर्बादी करने के लिए, जिनकी कोई जवाबदेही नहीं है, जो कभी प्रेस मीडिया को हैंडल नहीं करेंगे, जिन्होंने हर उठती आवाज़ को बंद करने की कोशिश की है। ये कहते हैं ना डिक्टेटर, जिसे कहते हैं ट्रू डिक्टेटर, जो अपनी दहशत फैलाकर राजनीति करना, ये वो राजनीति है। आपने भली भांति देखा होगा नवदीप कौर के साथ क्या हुआ हाल ही में, एक दलित एक्टिविस्ट थी, लेबर राइट एक्टिविस्ट थी, उनके साथ क्या हुआ। हमारे शिव कुमार अभी तक जेल के अंदर हैं। शिव कुमार की हड्डियां पसले जो सुना है हमने, जो नवदीप कौर ने बताया कि उनकी हालत बहुत ख़राब है। इस तरह से बहुत सारे पत्रकार, बहुत सारे किसान अभी भी जेल के अंदर हैं, बहुत सारे लोग। तो ये इसे कहते हैं दहशत की राजनीति करना। इसे कहते हैं कि आप, ऐसा नहीं है कि वो लोग बाहर आएंगे तो वो कुछ बोलेंगे नहीं, सत्य को आप कितनी देर तक छुपा लेंगे, सच जो है उसे आप नहीं छुपा सकते, वो इसी तरीके से बाहर आएगा। इन्होंने इनके अंदर जो कह रहे एक इंसानियत थी, जो डर था वो नहीं, मतलब कई बार कहते हैं ना, आप जितना जोर से किसी चीज़ को दबाओगे ना, फुवारा ही ले लीजिए, जितना जोर से आप फुवारे को दबाएंगे, जब छोड़ेंगे ना वो कितना बौछार उसकी बाहर आएगी। ये भी एक वैसी एग्जाम्पल है कि वो कितनी देर से दबे होंगे। और मैं इस किसान आंदोलन से, जहाँ जन आंदोलन जो बन चुका है, जैसे आपने भी कहा, ये आवाम को जागरूक कर रहे हैं। आई टेल यू, अभी भी अंदर दलित महापंचायत चल रही है जिसमें किसान नेता हैं। अभी हम कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब ऑफ इंडिया में खड़े हैं। यहाँ पे अंदर पंचायत चल रही है जहाँ पे किसान लीडर्स भी हैं, चिंदोनी जी भी हैं और बहुत सारे लोग हैं, डॉक्टर उदित राज भी हैं। ये लोग सब एक ऐसा नैरेटिव, एक ऐसी चीज़ लेकर आ रहे हैं, एक ऑपोजिट, क्योंकि ऑपोजिशन से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते आप कुछ। टुडे अगर मैं इस आपके सवाल से थोड़ा डाइवर्ट हूँ, बट अगर ऑपोजिशन भी देखा जाए ना, तो वो स्टूडेंट एक्टिविस्ट हैं, वो ऑपोजिशन जो है वो लीडर्स हैं, जो यूथ निकल के आ रहा है, ये ऑपोजिशन का रोल प्ले कर रहे हैं। तो हमारे ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि एक से एक, कड़ी से कड़ी जोड़े, हाथ से हाथ जोड़े, और ऐसी सरकार के सामने एक अलग नैरेटिव खड़ा होकर दिखाएं कि अब हम तुमसे डरने नहीं वाले, ना ही तुमसे डरने वाले, ना ही तुम्हारी गंदी राजनीति को चलने देंगे। तुम सत्ता में बेईमानी से बैठो, लेकिन हम सच को दिखा के तुम्हारी सत्ता पलट करके दिखाएंगे। और जो भी भाई बहन अगर प्रताड़ित है, या डरा हुआ है, या ये सोच रहा है कि हमारा पता नहीं है क्या करेंगे, तो मैं एक यूथ होने के नाते एक मैसेज देना चाहती हूँ, डू नॉट फियर, इफ़ यू विल कम आउट, द होल वर्ल्ड, क्या दुनिया, देश के लोग आपका साथ देंगे। आप बाहर आइए, आप इनसे ना डरिए, क्योंकि ये झूठ की सरकार है, ये बहुत बेईमानी की सरकार है। आप सच बोलेंगे, सच आपके साथ खड़ा होगा और पूरा देश आपका समर्थन करेगा। जी।